हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेट 3 के एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं। क्लास 9th मैथ के सेट 3 का जो आपका सिलेबस है, आज मैं एक ही वीडियो में आपको उसके सारे एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। आपके जो 4 चैप्टर मैंने बताए थे, 3rd चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री, 9th चैप्टर आपका समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, 10th चैप्टर आपका वृत्त और 11th चैप्टर आपका रचनाएं। तो देखिए, चारों चैप्टर के एमसीक्यू मैं आपको कराने वाली हूँ, साथ में मैं आपको बेसिक भी बताती रहूंगी जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में आपसे बोला गया है वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स बता देती हूँ। देखिए, जब हम किसी भी तल में किसी वस्तु का स्थान निश्चित करते हैं तो इसको हम दो रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। ये आपकी दो रेखाएं मैंने बनाई हैं, जिसमें जो आपकी क्षैतिज रेखा है, देखिए ये आपकी क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये जो लेटी हुई लाइन है आपकी, इसको आप लिखते हैं x और यहां आप लिखते हैं x डैश। ये जो रेखा है आपकी, ये कहलाती है आपकी क्षैतिज रेखा। और जो सीधी खड़ी हुई लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं y और नीचे की साइड लिखते हैं y डैश। तो ये आपकी जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं आपकी, ये बिंदु कहलाता है आपका मूल बिंदु। और जब हम किसी भी बिंदु को यहाँ पर स्थान निर्धारित करते हैं, मान लीजिए ये जो बिंदु है मैंने x और y लिखा, तो जो x है आपका, ये कहलाता है आपका भुज और y निर्देशांक कहलाता है आपका कोटि। तो सबसे पहले आप भुज लिखते हैं, उसके बाद आप कोटि लिखते हैं। मूल बिंदु पर आपके निर्देशांक होते हैं 0 0। इसके बाद देखिए, ये पहला भाग होता है आपका पहला चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश है आपका ये आपका तीसरा चतुर्थांश, और इसको हम बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। क्लियर? यहां जो क्षैतिज रेखा पे हम मूल बिंदु से अगर राइट साइड में आए तो x हमारा होता है पॉजिटिव। यहां आप लिखते हैं 1 2 3, आप जैसे भी नंबर यहां दिखाना चाहें। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ चलें तो y यहां पर होता है प्लस का। आप x क्षैतिज रेखा के अगर आप बाएं पक्ष की ओर चलेंगे तो यहां नंबर होते हैं आपके माइनस के। और अगर हम y के नीचे की तरफ जाएं मूल बिंदु से, तो यहां पर y का माइनस हमें मिलता है, माइनस की वैल्यूज मिलती है। तो देखिए, पहले चतुर्थांश में आपके पास होता है x और y दोनों आपके पास जो होंगे, उनका रूप होगा दोनों प्लस प्लस, दोनों प्लस के मिलेंगे आपको x और y। दूसरे में आपको मिलेगा x माइनस का और y प्लस का। तीसरे भाग में हमें मिलता है x माइनस y माइनस, और चौथे भाग में हमें मिलता है x प्लस y माइनस। ये सब चीजें थी आपके निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर। अब जो हमसे सवाल पूछा गया है, देखिए जितने मैंने बताए हैं इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस और भी मैं आपको कराऊंगी। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे बोला गया है y अक्ष से दूरी। देखिए, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, यहाँ कोई बिंदु है आपका x y। तो हम देख लेते हैं y अक्ष से दूरी आपकी कितनी बनती है। देखिए, ये आपकी दूरी है और ये जो दूरी है किसके समानांतर है? x के। तो आप देख सकते हैं ये जो दूरी है, ये आपकी दूरी होगी x निर्देशांक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि y x अक्ष
से दूरी ज्ञात करें। तो देखिए x से अगर हम दूरी ज्ञात करेंगे, मैंने फिर से वही बिंदु लिया है x और y। तो आप देखेंगे कि अगर हमें x से दूरी ज्ञात करनी है, x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, तो ये दूरी आपके पास आती है और ये आपकी समानांतर है किसके? y के। तो यहां पर आपका आंसर बनता y निर्देशांक। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन यहां मिल सकते हैं, या तो x से पूछेंगे या फिर y से आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु मैंने आपको पीछे बताए हैं, जहां पर दोनों रेखाएं काटती है, ये मूल बिंदु होता है और इस बिंदु पर x और y दोनों क्या होते हैं आपके? 0 0। तो आंसर आपका होगा C। नेक्स्ट है आपके पास x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए ये आपका क्षैतिज रेखा x, ऊर्ध्वाधर लाइन y और इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु, यहां जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो आपका उत्तर होने वाला है यहां पर D। नेक्स्ट है आपके पास y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखिए तो y अक्ष पर बोला गया है, इट मीन्स y की लाइन पर आप जब बिंदु रख रहे हैं, देखिए तो यहाँ x आपको क्या मिलेगा? 0। पहले x का रखते हैं हम और फिर हम रखेंगे y का। हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है, लेकिन हमें ये पता है कि इस लाइन पर x 0 होता है और y का मान जो भी है आप वो रख देंगे। तो इसलिए y अक्ष पर निर्देशांक होगा आपका 0 y। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा, देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन करा रही हूं आपको यहाँ पर कि अगर आपसे पूछ ले कि x पर क्या होगा, तो देखिए x पर y हमेशा 0 रहता है आपका और x का जो मान होगा वो लिखा जाएगा। तो x अक्ष पर निर्देशांक होता है x 0। मैं आपको साथ में दूसरा इसका क्वेश्चन भी करा रही हूँ जो आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने पर ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा जाता है। देखिए जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये जो हमारी लाइन है ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा और ये लाइन हमारी दिखाती है y अक्ष को। ये आपकी है क्षैतिज रेखा और ये कहलाती है, ये दिखाती है आपका x अक्ष को। तो देखिए यहां पर आपसे ऊर्ध्वाधर के बारे में पूछा गया था, तो यह आपका आंसर होगा y अक्ष। इसी तरह अगर क्षैतिज की बात की जाए तो आपका आंसर होगा x अक्ष। नेक्स्ट है x निर्देशांक का दूसरा नाम बताइए। देखिए आप निर्देशांक x y लिखते हैं, मैंने आपको बताया था x को हम बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो x के लिए आप बोलेंगे कि भुज होता है और y के लिए अगर पूछें तो कोटि। यहां जो आंसर है x के लिए पूछा गया था, तो आंसर आपका हो गया है भुज। बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है आपको ये बिंदु बताना है कि कहां पर आपका होगा। देखिए x जो है प्लस का है आपका, तो देखिए 3, ये हमने 1 2 3 माना, प्लस का आप हमेशा दाएं तरफ लेंगे और y में अगर माइनस लेना है तो नीचे की साइड, मूल बिंदु से नीचे की साइड हम लेते हैं, तो ये हो गया आपका -1। तो देखिए इसके सामने और -1 और 3 के सामने अगर हम देखें तो ये बिंदु हमें यहाँ पर मिलता है जो कि है 3 - 1। तो ये कौन से भाग में मिल रहा है हमें? चौथे भाग में, 4th क्वाड्रेंट में मिल रहा है। इट मीन्स आपका आंसर है यहाँ पर डी। इसी तरह आप देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था हर एक भाग का कि कहाँ पर प्लस होता है x और कहाँ पर माइनस होता है। इसी तरह हमने y का भी देखा था, तो आप वहां से आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए x का साइन तो आपका माइनस और y का है आपका प्लस। x -6 है और y है आपका प्लस का 4। तो आप देखेंगे मूल बिंदु से अगर हम बाई तरफ चलें तो यहां पर हमारा होता है माइनस का मान। इसी तरह अगर हम प्लस में y देखें तो ये होता है मूल बिंदु से ऊपर की साइड। तो देखिए ये जो बिंदु यहाँ मिलने वाला है ये इस वाले भाग में हमें मिलेगा। तो ये जो है हमारा
ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट। और यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भुज का मान बताइए, तो भुज का मान होता है -6। और अगर कोटि पूछी जाए तो कोटि है यहाँ पर 4। बिंदु -1 0 कहाँ पर स्थित होगा? देखिए x पर -1 बोला गया है तो हम यहाँ -1 ले लेते हैं, और y आपको बोला गया है 0। मीन्स आपके पास x अक्ष पर ये बिंदु होने वाला है, लेकिन कौन सी साइड होगा? ऋणात्मक साइड। देखिए अगर धनात्मक होता तो ये आपका जाता दाएं पक्ष में। अभी आपको बोला गया है -1 0, तो ये आपका है बाएं में, तो आप लिखेंगे ऋण है आपका x अक्ष पर। उत्तर है आपका डी। क्लियर? आपसे बोला गया है कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो देखिए हम बिंदु बना के देख लेते हैं। आपके पास y पर देखिए, अगर हम देखें x 0 है और y है 2, तो ये बिंदु हो गया आपका x 0 y 2। फिर आपसे बोला गया है 0 -1, देखिए 0 -1 आपका नीचे की साइड बनने वाला है, तो ये भी y अक्ष पर है। फिर आपसे बोला गया है 0 -5, देखिए ये बिंदु आपको मिला है ये वाला 0 -5। तो आपने देखा तीनों बिंदु ही आपके किस लाइन पर आ रहे हैं? y अक्ष पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सभी आपके जो है बिंदु y अक्ष पर हैं, तो डी आपका उत्तर होगा। कौन सा बिंदु y अक्ष पर नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, y अक्ष पर नहीं है। y अक्ष पर नहीं है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 0 है और -3, तो हम नीचे की साइड जाएंगे -3 के लिए, तो ये आपका बिंदु बना है -0 -3, ये तो y अक्ष पर है। इसके बाद दूसरा है 0 4, तो देखिए 0 4 ये है ये वाला बिंदु आपका, ये भी y अक्ष पर दिख रहा है हमें। इसके बाद है आपका -4 0, देखिए ये अगर बिंदु हम देखें तो ये हमारा किस पर आ रहा है? x अक्ष पर। x पर आ रहा है आपका -4 0। नेक्स्ट बिंदु है आपका 0 -4, देखिए ये है आपका नीचे की साइड -4, तो ये बिंदु बना आपका 0 -4। तो आपके पास 3 बिंदु y अक्ष पर है और एक है x अक्ष पर। तो कौन सा बिंदु नहीं है आपका y पर? वो है आपका C -4 0, ये x पर आता है। नेक्स्ट है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका आधार गुणा में संगत शीर्ष लंब। ये ध्यान रखेंगे आप, ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपका एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज किसमें बराबर होते हैं? क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आधार एक ही है तो समानांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनेंगे वो क्षेत्रफल में आपके बराबर होते हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, या फिर हम ऊंचाई को संगत शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो इस चीज में, क्योंकि देखिए इसमें हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये जो आपका है ये आपका शीर्ष लंब हो गया, इसको हम ऊंचाई भी बोल देते हैं, और ये हमारा बनता है आधार। नेक्स्ट है आपके पास त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले, देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, ये आपकी इसकी हो गई माध्यिका। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। तो जो आपकी AD आ रही है ये आपकी है माध्यिका। कितने बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर रही है? देखिए
दो भागों में विभाजित करती है ये आपको त्रिभुज को। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है आधार 20 है और शीर्ष लंब 5 है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि फॉर्मूला होता है आपका आधार गुणा में संगत शीर्ष लंब। आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, मैं फिर से लिख देती हूँ। आपके पास आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास बना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट्स हैं वो दोनों सेम ही हो आपके पास, इकाई हमेशा सेम होनी चाहिए आपके पास। अगर नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले एक जैसा बनाएंगे। यहाँ हमें 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो इसलिए हमने उसको ऐसे का ऐसा रखा। नेक्स्ट आपके पास देखिए समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया गया है, आपको ऊंचाई दे दी गई है। तो आपसे ये बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आधार आपको ज्ञात करना है। संगत शीर्ष लंब आप बोल सकते हैं या ऊंचाई बोल सकते हैं। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई आपको यहाँ पर दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए हम 8 को ले आते हैं, 8 से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास ये बनने वाला है 50 सेंटीमीटर आपका आधार होगा। तो आंसर सी आपका जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का। देखिए समचतुर्भुज आपको दिया हुआ है, यहाँ पर विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का आधा है, आधा होता है। ध्यान रखेंगे आप, ये समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है आप लिख सकते हैं इसको हाफ ऑफ d1 इंटू d2। d1 और d2 आपके हैं विकर्ण। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपके पास समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले कितने त्रिभुज में बांटते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज अगर हम यहाँ बनाएं तो इसके जो विकर्ण है कितने समान भागों में बांट रहा है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कितने त्रिभुज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 4 त्रिभुज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लिखेंगे 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो आपका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आकृति में देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, इस आकृति में देखिए आपके जो यहाँ पर त्रिभुज दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये आपके समान है। त्रिभुज AFE का जो क्षेत्रफल है आपका ये बराबर होगा आपका त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के, या फिर हम लिख सकते हैं इनका क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BFD के क्षेत्रफल के, या फिर हम बोल सकते हैं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये सभी समान है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको बोला गया है BDEF। देखिए BDEF अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका BD जो है ये समांतर है EF के और आपका DE समांतर है BF के। आप बोल सकते हैं BDEF समांतर चतुर्भुज है। ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे इसमें बोला गया है कि जो आपका चतुर्भुज है यहाँ पर एरिया जो है आपका DEF। तो देखिए ये जो एरिया है आपका DEF सेकंड वाला, ये पूरे भाग का कितना हिस्सा होगा, 1/4 हिस्सा है पूरे त्रिभुज का। तो सेकंड भी आपका करेक्ट है।
तो देखिए जब दो सही आ गए हैं तो आपको बोला गया है उपरोक्त सभी भी आपके पास आंसर है यहाँ पर, तो दो सही है तो आपका आंसर डी ही होना चाहिए। मैं बता देती हूँ आपको, एरिया जो है यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं BDEF, ये जो एरिया है आपका BDEF जो 2 और 3 से मिलके बन रहा है, तो देखिए किसके बराबर होगा, 1 और 4 के जोड़ के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये पूरे त्रिभुज का कितना आ रहा है, आपका एरिया आ रहा है पूरे त्रिभुज का आधा। आधे आधे दो हिस्से में बटाए, देखिए एक BDEF है और दूसरा आप जोड़ के बना सकते हैं AEF और DEC को, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट आपको त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दी हुई है, क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लिख लेंगे 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। तो यहाँ पर ये होती है हमारी ऊंचाई, आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। देखिए 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बना आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, अब जो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है हम वो रख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार आपको दिया है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपने यहाँ पर इसको कट किया है, ये बनता है 30 और 30 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, हमारी ऊंचाई कितनी आती है, 20 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई आती है। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आधार ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो देखिए हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का, ये आपके पास होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो देखिए आप आधार को एक साइड रखिए और बाकी सारी चीजें हम दूसरी साइड लेके जाते हैं। ये बनेगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा में 2 बटे में ऊंचाई, ये आपका आधार बन जाता है। तो इसलिए आपका आंसर जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। देखिए ये कोई आपका वृत्त है, तो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाए। आपकी केंद्र, ये आपका केंद्र होता है जहां पर हमने प्रकार रख के पूरा एक वृत्त खींचा है, जहां से वृत्त की परिधि पर जाने के लिए जो आपकी रेखा आती है वो समान हो, ध्यान रखेंगे। और ये जो रेखा आती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं तिरछा। ये आपकी होती है तिरछा। तो सबसे बड़ी आपके पास जीवा जो है वो होती है व्यास। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए व्यास क्या होता है आपके पास, जब दो बिंदु को मिलाती है रेखा वृत्त के अंदर, सबसे बड़ी जीवा है जो व्यास है आपके पास। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इज एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। देखिए कोई भी आपने अर्धवृत्त बना लिया, मान लीजिए क्योंकि आपको व्यास बोला गया है तो मैंने आधा वृत्त बना दिया, ये आपका व्यास हो गया ए बी। ए बी हमारा व्यास है। जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों तो चाप आपका कैसा बनता है। देखिए ये जो आपकी चाप आ रही है ए पी बी, आपकी जो चाप है, तो ये आपका कैसा बनता है, अर्धवृत्त बनता है। देखिए जब व्यास की बात की गई तो अर्धवृत्त ही बनेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता इसमें, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज दो वृत्त सर्वांग सम है।
देखिए कोई भी दो वृत्त सर्वांगसम तभी हो सकते हैं आपके जब उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो कैसी हो, समान हो। तो आप लिखेंगे यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो, मीन्स आंसर इज ए। दो बिंदुओं से होती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए अगर हम दो बिंदुओं की बात करें तो दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा आप खींच सकते हैं। मान लीजिए मैंने दो बिंदु लिए ए और बी, तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही रेखा यहाँ खींच सकते हैं, केवल एक। तो आपका आंसर है बी। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण वृत्त की लंबाई को। देखिए मान लीजिए ये आपका वृत्त है और इस वृत्त के ये जो आपकी बाउंड्री आपको दिख रही है, जो परिधि आपको दिख रही है, अगर हम इसको खोल के सीधा कर दें तो ये आपकी कहलाएगी परिधि। तो वृत्त की लंबाई जो है वो क्या होती है, परिधि होती है। मान लीजिए इस लाइन, ये जो रेखा आई है, इसको अगर मैं मोड़ के वृत्त का नाम दे दूं तो ये आपकी परिधि बन जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बिंदु से होते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहां से आप वृत्त खींचना चाह रहे हैं। एक बिंदु से होते हुए, देखिए आप चाहें उतने वृत्त यहां पर बना सकते हैं। आप त्रिज्या बड़ी करते जाएंगे। इसी तरह आप यहां नीचे की साइड बना सकते हैं, ऊपर की साइड बना सकते हैं। आप जहां चाहें इस बिंदु से होते हुए उतने ही आप क्या बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, अनगिनत। एक बिंदु से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है वृत्त के छायांकित भाग को। देखिए ये आपका वृत्त है, ये आपका कोई छायांकित भाग यहाँ पे बोला गया है। ये जो भाग मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, बिंदु हमने ले लिए ए बी, ये जो छायांकित भाग है ये कहलाता है आपका, क्योंकि यह वृत्त खंड से आपका कटा हुआ है, जीवा से कटा हुआ है, तो इसलिए जो छोटे वाला भाग है वो कहलाता है लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग है आपका, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये आपका कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान रखेंगे अगर ऊपर वाले पोर्शन को पूछा गया है, बड़े वाले भाग को पूछा गया है, तो आप दीर्घ वृत्तखंड लिखेंगे, और छोटे वाले को पूछा गया है तो लघु वृत्तखंड। तो डी आपका आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ओ वृत्त का केंद्र हो तो x का मान होगा। देखिए आपने यहाँ पर प्रमेय की हुई है, जिसमें आपने देखा था कि वृत्त के शेष भाग पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो देखिए यहाँ पर शेष भाग पर बना कोण आपके पास है 45, तो आपके पास केंद्र पर ये कोण कितने का होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री का। ध्यान रखेंगे क्योंकि शेष भाग पर बने जो कोण बनता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो ये 45 है, तो केंद्र पर आपका आ गया 90। तो ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट है आपके पास चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग। देखिए मान लीजिए ये आपका कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है, तो जो सम्मुख कोण होंगे आपके, इनका जो योग है, मैं इसको 1 और 2 नाम दे देती हूँ। तो 1 और 2 कोण को अगर हम जोड़ें तो ये होंगे 180 डिग्री। आमने सामने के कोण आपके होंगे चक्रीय चतुर्भुज में 180 के। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन आपका ये। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, 2020 के पेपर में आपसे पूछा गया था ये कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। नेक्स्ट है आपको दिया हुआ है ए बी सी, बी आपका कोण दिया है 60 डिग्री का, तो जो बी कोण है इसके समद्विभाजक का नाम होगा। देखिए अगर हम बी 60 डिग्री का समद्विभाजन करें, समान दो भागों में बांटना, समद्विभाजक का मतलब होता है सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजक मीन्स बांटना, दो समान भागों में बांटना।
तो देखिए 2 भागों में जब आप इसको बांटेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 60/2, यानी कि 2 कोण आपके 30-30 के मिलेंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बी। एक किसी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। देखिए ये कोई आपका त्रिभुज है ABC। अगर हम A को शीर्ष माने तो शीर्ष के सामने वाली भुजा आपकी हो गई BC। इसका मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु हमने मान लिया D। D आपका है मध्य बिंदु। तो ये जो रेखा बनी है आपकी AD, ये कहलाती है आपकी माध्यिका। तो A ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कोण के समद्विभाजक द्वारा 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। किस कोण के? तो देखिए किस कोण का आधा जो है 22.5 डिग्री है। अगर हम 60 का समद्विभाजक करें तो ये आता है 30। तो ये नहीं हो सकता, आपका A ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें 45 डिग्री का तो ये आपका बनता है 22.5 डिग्री। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 का समद्विभाजक होता है 15 डिग्री। तो सी भी आपका नहीं हो सकता। 90 डिग्री की बात करें तो इसका समद्विभाजक होता है आपका 45 डिग्री। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत है। तो बी आपका आंसर होगा। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। देखिए अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तीनों कोण बराबर है, तो तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। और जब तीनों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं तो आप उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, मीन्स समान भुजाओं वाले। AB बराबर AC बराबर BC। तो ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं वाले त्रिभुज। इसके बाद है आपके पास जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। मैं आपको ये सभी कोण बता देती हूं। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण में होता है आपका जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, ऐसे त्रिभुज। इसके बाद आपको बोला गया है समद्विबाहु, मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान आती हैं, जिसमें 2 भुजाएं समान हों, ऐसे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका 135 का कोण प्राप्त होता है। तो ये कब प्राप्त होता है 135 का? तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ 90 + 180 डिग्री। अगर हम इसको जोड़ें और 2 से भाग करें तो हमें पता चलेगा 135 किसका समद्विभाजक है। तो देखिए 180 प्लस में 90, ये होता है आपका 270/2। ये बनेगा आपका 135 डिग्री। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। फिर सेकंड में दिया है 90 + 150। ये आपका होता है 240/2 यानी कि 120। देखिए ये 135 नहीं आ रहा है तो बी ऑप्शन गलत हो गया है। नेक्स्ट है 90 + 120। तो ये आपका बना है 210। तो ये बना आपका 105 डिग्री। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है। नेक्स्ट है आपका 150 + में 180। तो ये आपका बनता है 330/2। तो आप लिख सकते हैं 165। तो देखिए डी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत। तो आंसर आपका है ए ऑप्शन। इस कोण को समकोण कहा जाता है। समकोण का मतलब होता है आपका एक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आपने देखा था त्रिभुज, आपने समकोण त्रिभुज बनाए थे तो एक कोण आपने 90 का लिखा था। 90 जो डिग्री का कोण होता है वो समकोण होता है। कौन सा अधिक कोण है? जब कोण जो है जिसको मैं थीटा से दिखा रही हूं, अगर ये बड़ा हो आपका 90 डिग्री से, तो देखिए पहले में आपको 22.5 डिग्री दिया हुआ है तो ये तो आपका छोटा है 90 से, तो ए पॉसिबल नहीं है। बी में आपको 90 डिग्री दिया हुआ है तो देखिए बी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने लिखा है 90 से बड़ा।
सी अगर हम देखें तो 122 हाफ डिग्री, ये आपके पास करेक्ट है क्योंकि ये 90 से बड़ा है आपका। और फिर है आपका 62.5 डिग्री, ये भी आपका 90 से छोटा है तो ये भी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। त्रिभुज में 60 और 45 का कोण आपको दिया हुआ है। देखिए एक कोण आपका है, बी कोण आपको दिया है 60 डिग्री का, सी दिया है आपको 45 का, तो आपको ए बताना है कितने कम होगा। तो हमें पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप लिखेंगे कोण ए प्लस 60 प्लस 45 इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपके पास आ गया है 180 माइनस में 105। आप लिखेंगे इसको 57 मीन्स आपके पास जो कोण आया है यहाँ पर ये आया है 75 डिग्री। तो आंसर सी आपका इसका करेक्ट होगा। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कहलाती है। देखिए मैं आपको इससे जुड़े हुए और सवाल भी करा देती हूँ। ये आपका समकोण है, डी आपका जो कोण है मैंने समकोण बनाया है, तो 90 के सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी कर्ण। अगर हम ए की बात करें, ए कोण की, तो ए के सामने वाली भुजा होती है लंब और साथ लगी हुई भुजा होती है आपकी आधार। अगर आप सी कोण की बात करें, देखिए अगर मैं सी कोण की बात करूं तो सी के सामने वाली भुजा है ए बी, ये बनेगी लंब, और सी के साथ लगी हुई भुजा बी सी, ये बनेगा आपका आधार। और 90 के सामने वाली भुजा होती है आपकी कर्ण। ये ध्यान रखेंगे 90 के सामने हमेशा कौन सी भुजा मिलती है आपको? कर्ण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो, देखिए आपके पास 3 तरह के त्रिभुज होते हैं यहाँ पर। एक आपके पास समबाहु त्रिभुज, नाम से भी आपको पता चल रहा है तीनों भुजा समान। फिर आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज, मीन्स 2 भुजाएं समान। एक आपको दिया हुआ है यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज, मीन्स जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं हो, कोई भी भुजा समान नहीं है। मीन्स आपके पास जब तीनों की लंबाइयां जो है समान होंगी तो आप बोलेंगे समबाहु। 2 भुजाओं की समान लंबाई हो तो आप बोलेंगे समद्विबाहु। और कोई सी भी भुजा की लंबाई जो है समान नहीं है तो आप बोलेंगे कि ये क्या है? विषम बाहु। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है आपके पास समकोण त्रिभुज का आधार आपको दिया है 12 और लंब दिया है आपको 5। देखिए 90 के सामने वाली आपकी बनी है कर्ण ए बी सी। तो देखिए ये हमारे पास हमने माना आधार और ये हमारा हो गया लंब। जब समकोण त्रिभुज होता है तो आप लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। देखिए कर्ण का जो वर्ग होता है, यहाँ हमें लंब और आधार दिया हुआ है। आधार आपको दिया है 12 सेंटीमीटर और लंब दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये बना है आपका 5 स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 25 प्लस में 144। तो कर्ण का वर्ग हमें मिला है यहाँ पर 169 और ये होता है आपका 13 का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास आ गया है 13। तो देखिए जब तीनों भुजाएं आ गई हैं तो परिमाप होता है जितनी भी आपकी भुजाएं हैं उन सभी का जोड़। तो आप जोड़ कर देंगे परिमाप के लिए 5 प्लस 12 प्लस 13। तो देखिए यहाँ से हमें मिलता है 30 सेंटीमीटर। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके चारों चैप्टर हमने इस वीडियो में लिए हैं
और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे आप करा दिए गए हैं, आपको बता दिया गया है कि अगर इनके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे सेट 3 के लिए। यही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।